वो ये है कि 4 साल बीत चुके हैं और एक व्यक्ति जेल में है और कई और लोग जेल में हैं। शर्जील इमाम जेल में हैं, इस केस से जुड़े हुए गुलफिशा फातिमा जेल में हैं, खालिद सैफ़ी जेल में हैं और तमाम और ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं। के साथ साथ 4 साल तक अगर इन लोगों के खिलाफ ट्रायल भी शुरू नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, आपने कुछ गुनाह किया है या नहीं किया है। इसका फैसला जाहिर सी बात है कि कोर्ट करेगी, लेकिन क्या मैं आपको 5-6 साल तक जेल में कैद कर दूं और उसके बाद बोलूं कि ठीक है चलिए अब कोर्ट फैसला करेगी। कोई इंसान की जो न्याय को मांगने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही उसकी सज़ा बन जाती है और यही सज़ा उमर खालिद, शर्जील इमाम और ऐसे तमाम लोगों के लिए के केस में आपको दिखाई देती है। 42 सेकंड की क्लिप का जिक्र किया जो उमर खालिद की क्लिप थी, आप बता दीजिए कि उस क्लिप में कौन सी ऐसी बात कही गई थी जिससे साबित होता है कि उमर खालिद दरअसल हिंसा भड़का रहा था या दंगे की बात कर रहा था। और दंगे के दिन जब आप देखते हैं कि एक औरत हाथ में पत्थर लेकर भीड़ को उकसा रही है, पत्थर फेंक रही है, गालियां बक रही है और जनसंहार करने की बात कर रही है, मारो काटो ये बातें बोल रही है, अगर ये सारे तथ्य आपकी चार्जशीट का वो जो आपने 17,000 पेज की चार्जशीट बनाई है उसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो फिर ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन दरअसल एक सही इन्वेस्टिगेशन है या नहीं। 17,000 पन्नों की वो FIR 5920 में जो चार्जशीट है, जो UAPA का केस है, जो एक मात्र केस है उमर खालिद के ख़िलाफ़ जिसमें उसको बेल मिलना मुश्किल पड़ रहा है, तो उस केस में 17,000 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई है। अगर आप इसमें सोच सकते हैं कि ट्रायल अगर शुरू भी हो जाए तो कितना वक्त बीत जाएगा उन 17,000 पन्नों में क्या लिखा है इसे पढ़ने में, इसे क्रॉस एग्जामिन करने में। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि 4 साल बीत चुके हैं और एक व्यक्ति जेल में है और कई और लोग जेल में हैं। शर्जील इमाम जेल में हैं, इस केस से जुड़े हुए गुलफिशा फातिमा जेल में हैं, खालिद सैफ़ी जेल में हैं और तमाम और ऐसे लोग हैं जो जेल में हैं। 4 साल तक अगर इन लोगों को बेल नहीं मिलती है तो और उसके साथ साथ 4 साल तक अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ ट्रायल भी शुरू नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जो दक्षिणपंथी IT सेल के ट्रोल हैं वो बार बार ये बात बोलेंगे कि अगर उसने कुछ गुनाह नहीं किया है तो कोर्ट उसको छोड़ देगी। सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है ये, लेकिन आपने कुछ गुनाह किया है या नहीं किया है इसका फ़ैसला जाहिर सी बात है कि कोर्ट करेगी, लेकिन क्या मैं आपको 5-6 साल तक जेल में कैद कर दूं और उसके बाद बोलूं कि ठीक है चलिए अब कोर्ट फैसला करेगी। तो UAPA खुद में एक ऐसा कानून है जो कि बेल को इतना मुश्किल बना देता है, उसकी प्रक्रिया को इतना मुश्किल बना देता है कि कोई इंसान की जो न्याय को मांगने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही उसकी सज़ा बन जाती है और यही सज़ा उमर खालिद, शर्जील इमाम और ऐसे तमाम लोगों के लिए के केस में आपको दिखाई देती है। पर क्या वजह है जो मतलब जितनी तेज़ी से होना चाहिए वो सब चीज़ें उतनी तेज़ी से जस्टिस के लिए नहीं हो पा रही हैं? देखिए, इसमें कई सारे जो मैंने बताया कि UAPA की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही खुद में इस चीज़ को खींच सकती है और सामने वाले अगर सरकार इस चीज़ को खींचना चाहती है तो वो इसको लंबे वक्त तक खींच सकती है। इस केस को ना इसमें न्याय मिलेगा और ना ही इसमें कोई फ़ैसला आएगा, ये चीज़ सालों साल तक की जा सकती है। तो इसलिए ये केस खिंच रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस बात का यकीन है, आपने उस 42 सेकंड की क्लिप का जिक्र किया जो उमर खालिद की क्लिप थी, आप बता दीजिए कि उस क्लिप में कौन सी ऐसी बात कही गई थी जिससे साबित होता है कि उमर खालिद दरअसल हिंसा भड़का रहा था या दंगे की बात कर रहा था। वहीं दूसरे हाथ पर आपको दंगों से ठीक एक दिन पहले एक धर्मगुरु जो धर्म संसदों में अक्सर प्रेम की बौछार करते हैं, उनका एक दिन पहले का आपको वक्तव्य मिल जाएगा जिसमें वो कहते हैं कि जिसमें वो खुलेआम हिंसा की बात करते हैं और अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को ये बात कहते हैं कि अब हिंसा करो। तो पहला सवाल ये उठता है कि दिल्ली दंगों से 1 महीने पहले जो घटनाएं हो रही थीं, चाहे JNU में एक भीड़ का हमला हो, उसकी ज़िम्मेदारी कोई गुंडा लेता है गाज़ियाबाद का कि मैंने ये हिंसा की है, हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। फिर उससे पहले जामिया या शाहीन बाग में गोली चलने का किस्सा हो, या उससे पहले लगातार आप देखते हैं कि जंतर मंतर पर सभाएं होती हैं जिसमें काटने मारने
उखाड़ने फेंकने की बातें होती हैं, गद्दारों को गोली मारने की बात होती है, और खुलकर ये भी कहा जाता है कि ये गद्दार कौन हैं। जामिया के लोग गद्दार हैं, शाहीन बाग के लोग गद्दार हैं, जेएनयू के लोग गद्दार हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि जब आप और दंगे के दिन जब आप देखते हैं कि एक औरत हाथ में पत्थर लेकर भीड़ को उकसा रही है, पत्थर फेंक रही है, गालियां बक रही है और जनसंहार करने की बात कर रही है, मारो काटो ये बातें बोल रही है, अगर ये सारे तथ्य आपकी चार्जशीट का, वो जो आपने 17,000 पेज की चार्जशीट बनाई है, उसका हिस्सा नहीं बनते हैं, तो फिर ये सवाल ज़रूर उठेगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन दरअसल एक सही इन्वेस्टिगेशन है या नहीं। और ये हक हर नागरिक को है कि वो ये सवाल पूछ सके कि सरकार जिस तरीके से इस केस को खींच रही है, और जो भी इस केस में शामिल दूसरी साइड है, क्योंकि आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि इस दंगे में मरने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। इस दंगे में जिन लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई वो लोग मुसलमान थे, और इस दंगे में जिस तरीके से टारगेटिंग हुई, जिन लोगों को मारा गया, भीड़ ने मारा, वो भी ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। और फिर आप बोलते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, जिस कॉन्स्पिरेसी में ज़्यादातर मुसलमान बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट लोग साथ आए और उन्होंने दंगा कराया ताकि वो खुद को मार सकें या अपने लोगों को मार सकें, उनके घर जला सकें। तो अगर मुझे लगता है कि कोई भी सामान्य बुद्धि से सोचने वाला व्यक्ति इस चीज़ को तथ्य के रूप में नहीं मानेगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस केस का कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया में होता है या किया जाता है, उससे एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। यही पब्लिक परसेप्शन 2016 में भी उमर खालिद, कन्हैया कुमार और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ किया गया था कि ये लोग देशद्रोही हैं, इन्होंने नारे लगाए थे भारत को तोड़ने के, भारत को काटने के। आज तक उस केस में मेरे हिसाब से 2016 से अब 2024 आ गया, 8 साल बीत गए हैं। तो आप कब उन लोगों का दोष साबित करेंगे? और आपको तो इतना यकीन है तो आप उनका दोष साबित करिए और उनको जेल भेजिए, चाहे वो केस हो या फिर ये केस हो। आपको दिखता है कि मकसद शायद दोष साबित करने से थोड़ा अलग है, मकसद कुछ और बन गया है। मकसद ये बन गया है कि जो प्रक्रिया, जो आपकी स्थापित प्रक्रिया है, जो न्याय की, नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया है, उसको उसके विपरीत, उसके उलट आप लोगों को इतना त्रस्त, इतना तकलीफ़ दे दें कि वो फिर शायद अपनी आवाज़ उठाने से या फिर बोलने से पहले 10 बार सोचें। उनके लिए 10 एग्जाम्पल तैयार कर दिए जाएं कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हाल इस व्यक्ति जैसा होगा, उमर खालिद जैसा या फिर शर्जील इमाम जैसा और इन तमाम लोगों जैसा होगा जो सालों से जेल में बंद हैं। पर जैसे अभी आपने नाम भी लिए, कई वो चेहरे जिन्होंने शाहीन बाग में गोली चलाई, उमर खालिद के ऊपर भी गोली चलाई, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इधर दूसरी साइड से उन लोगों को ज़मानत नहीं मिलती। देखिए, बार बार हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलता है कि जेल इज़ द एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। मतलब जेल अपवाद है, आपको बेल देना ही देना है। तो फिर इस वजह से इन लोगों को बार बार बेल शायद मिल जाती है क्योंकि जेल इज़ द एक्सेप्शन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो लोग ही शायद एक्सेप्शन है। अब जब आप एक पूरे उन लोगों को ही एक एक्सेप्शन की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि आपको दिखता है कि एक ऐसा कानून जिसमें बेल मिलना लगभग बहुत मुश्किल है और कुछ केसेस में लगभग नामुमकिन सी दिखाई देती है, उस केस में अगर आप उन्हें चार्ज करते हैं और आप खींचे जाते हैं उस प्रक्रिया को, तो आपको साफ दिखाई देता है कि मारने और काटने वाले लोगों पर उन धाराओं का और उसकी बात करने वाले लोगों पर उन धाराओं का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। तो फिर उनको जेल कैसे होगी या उनको तो हमेशा बेल मिलेगी। जबकि मेरा ये मानना नहीं है कि इस तरीके का कानून का उपयोग किसी भी व्यक्ति पर होना चाहिए। इनफैक्ट उन लोगों पर भी नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने ये हिंसा की। उन लोगों के हमारे देश में कानून है, कई सारे कानून हैं जिनके तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है और अगर एक स्पीडी ट्रायल किया जाए तो उनको आराम से सज़ा दी जा सकती है। पर ऐसे मामलों में एक जेन्युइन सा सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ इन जो विक्टिम हैं, जो आरोपी हैं, वो तो हैं ही जेलों में, इनके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई नाम तक नहीं लेता कि कौन उमर खालिद है। और वैसे ही हालात जो है वो उन घटनाओं पर भी आते हैं जब बुलडोज़र की घटनाएं सामने आती हैं, जब मस्जिद को तोड़ने एक भीड़ निकल जाती है, तो उनके खिलाफ भी आप देखें कि जो विपक्षी दल हैं वो भी खामोश नज़र आते हैं। देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है वो बहुत कन्वीनियंट राजनीति इस वक्त है। 242 बीजेपी अभी 240 के नीचे आ गई है,
तो इस स्थिति में ये हमेशा कहा गया कि इस वक्त जब बीजेपी का जोर उरूज पर था, तब कहा गया कि इस वक्त अगर उन्हें उनके खिलाफ वो जो राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक एक तरीके की असहिष्णुता बढ़ रही है, इस राजनीति को का अगर खुलकर मुखर तौर पर विरोध किया जाएगा तो इससे उनको फ़ायदा होगा। इस वक्त भी वही बात कही जा रही है। तो जब तक एक वर्ग, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, ये बात मानता रहेगा कि उसका काम चुनावों में हिस्सा लेने का सिर्फ उसका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि उसे बीजेपी को हराना है, या फिर उसे एक तरीके से उसका काम विपक्ष को जिताना है, तो विपक्ष हर वक्त इस डर का इस्तेमाल करके राजनीति नहीं कर सकता है। उसे डरो मत से आगे भी कुछ बोलना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि कठुआ में जिन कठुआ की उस लड़की का, जिसका भीषण और बहुत ही क्रूर तरीके से बलात्कार और हत्या हुई, उसके लिए उसके हत्यारों के लिए मार्च निकालने वाले व्यक्ति अगर बिना किसी बहुत ही सहजता के साथ, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कहती है कि हम सेक्युलरिज्म के पुरोधा हैं, अगर वो ज्वाइन कर पा रही है, तो ये आपकी नैतिकता पर भी सवाल उठाता है और आपको वोट देने वाले वोटर के इंटेलिजेंस को भी क्वेश्चन करता है। अभी यही सवाल इससे जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि देखिए, विपक्ष की जहां केंद्र में विपक्षी दल है वहां उनकी सरकार है शिमला में। दो घटनाएं बैक टू बैक आती हैं। एक मोब जो है वो याद दिला देती है 1992 वाला हाल, कि तोड़ने के लिए जा रही हो, वहाँ पर झड़प हो जाती है पुलिस से। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, और वो भी उन राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या दर्शाती हैं? मैं इस पर, क्योंकि इस केस को मैंने बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो नहीं किया, तो मैं इस पर शायद टिप्पणी ना कर पाऊँ। लेकिन मैं एक जनरल बात आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी बहुत मुखर रूप से जो बातें कहती है उसका विरोध कांग्रेस मुखर रूप से नहीं कर पाती है। और यही चीज़ कांग्रेस को और बाकी विपक्षी दलों को, जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो खुलकर इस राजनीति का विरोध करते हैं, जैसे मनोज झा हो गए और भी तमाम ऐसे नेता हैं। लेकिन जब तक विपक्ष इस चीज़ की क्लैरिटी अपने दिमाग में नहीं लाएगी, मुझे नहीं लगता है कि एक समाज का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए वोट करता है कि वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचा सके। ये सच्चाई नहीं है। आप आमतौर पर लोगों के अलग मसाइल हैं, मसले हैं, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी, जो कॉमन हैं। पर दिखाया जाता है कि मुस्लिम की चूड़ी टाइट है, हाँ, इसलिए लेकिन वोट दिया जा रहा है। तो आप जब तक इस बात पर आप भरोसा करते रहेंगे, तब तक आप खुद की राजनीति कर नहीं पाएंगे, और वो आप हमेशा कायरता की और बुज़दिली की राजनीति करेंगे, और जिसका यही एक रिज़ल्ट हो सकता है कि आप चाहे कोई भी पार्टी पावर में रहे, लेकिन आपका समाज हमेशा उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आपको असमानता दिखेगी, आपको हिंसा दिखेगी और आपको एक तरीके का भेदभाव दिखेगा अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ।